गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। जैसा कि आपको पता है आज का टर्न है हमारा, तो महासागरों में चल रहा था आपका महासागरीय धाराएं। तो मैंने कल आपको थोड़ा पीडीएफ दिया था, परंतु आज हम जो है महासागरीय धाराओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है जिस पर मैंने अटलांटिक महासागर की धाराओं का चित्र बना रखा है। परंतु देखिए मैं आपको बता दूं कि ये व्हाइट बोर्ड जो है वो थोड़ा चौड़ा कम है, इसलिए चित्र थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है। परंतु अगर चौड़ा बोर्ड होता तो थोड़ा अच्छा बनता चित्र, है ना। परंतु फिर भी मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो आपको यहाँ पर अटलांटिक महासागर की धाराएं समझनी है, मेन बातों को यहाँ पर समझना है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की धाराओं को विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें धारा आती है उत्तरी विषुवद्रेखीय धारा। देखिए उत्तरी विषुवद्रेखीय धारा ये वाली धारा है जो विषुवद्रेखा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर ध्यान से देखना, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। एक्चुअली ये धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में इसलिए चल रही है क्योंकि कनाली नामक ठंडी धारा का जल इसे पश्चिम की ओर धकेलता है, जिस वजह से एक धारा की उत्पत्ति होती है और जो भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिम की ओर गति करना प्रारंभ कर देती है। इसी को ही कहते हैं उत्तरी विषुवद्रेखीय धारा। ठीक है, देखिए इस धारा की विशेषता ये है कि ये गर्म जल धारा है ना। इसका तापमान अधिक होता है और परंतु ये पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर गति, पूर्व से पश्चिम की ओर की गति करती है। देखिए आगे जाकर यही धारा उत्तरी विषुवद्रेखीय धारा जो है कई नामों से जानी जाएगी। जब ये धारा पश्चिम की ओर बहते हुए ब्राजील के पास पूर्वी तट पर टकरा के आगे की ओर बढ़ती है तो पश्चिमी द्वीप समूह में इसका प्रवेश होता है। पश्चिमी द्वीप समूह में यहाँ पर जब ये पहुंचती है तब एंटीलीज के पास इसको एंटीलीज की धारा कहते हैं, है ना। एंटीलीज द्वीप के पास इसको एंटीलीज की धारा कहते हैं। और इसके बाद ये धारा जो है मैक्सिको और युकाटन चैनल होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है और फ्लोरिडा अंतरीप तक प्रवाहित होती है। फ्लोरिडा अंतरीप तक इस धारा को हम फ्लोरिडा की धारा कहते हैं, जो कि क्या है, गर्म जल धारा है। और फ्लोरिडा अंतरीप के उत्तर से 40 डिग्री तक इसको कहते हैं हम गल्फ स्ट्रीम की धारा, है ना। तो यही धारा देखिए जो उत्तरी विषुवद्रेखीय धारा है, मैं आपको दोबारा से लिख दूं, ये है उत्तरी विषुवद्रेखीय धारा। ठीक है ना। तो इसमें जो है देखिए पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर जल चल रहा है इसमें। तो यहाँ पर इसको जब एंटीलीज की धारा में बढ़ जाती है, इसकी कई शाखाओं में एक्चुअली क्या है, पश्चिमी द्वीप समूह में कई सारे द्वीप है यहाँ पर, छोटे छोटे मध्य अमेरिका में पड़ते हैं ये। तो इन द्वीपों में कई सारे द्वीपों में टकरा के धारा जो है परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी एक शाखा जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है युकाटन चैनल से टकरा कर। युकाटन चैनल देखिए ये रहा यहाँ पर, जहाँ पर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका मिलते हैं, उसके पास एक युकाटन चैनल पड़ता है। तो वहां पर जाकर क्या धारा 2-3 शाखाओं में बढ़ जाती है। तो एक धारा एंटीलीज के पास चली जाती है तो एंटीलीज की धारा कहलाती है और फ्लोरिडा की तरफ तक प्रवाहित होते हुए फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। इसके यहाँ फ्लोरिडा से 40 डिग्री तक इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। तो एक विस्तृत धारा है और काफी चौड़ी धारा है। देखिए जब ये धारा पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की प्रवाहित होती है, इसकी चौड़ाई 30 मील तक होती है। फ्लोरिडा तक पहुंचते पहुंचते इसकी चौड़ाई वो 30 मील तक होती है। परंतु क्या होता है, जब फ्लोरिडा के पास पहुंचती है तो ये थोड़ा संकुचित हो जाती है, इसकी चौड़ाई और कम हो जाती है। परंतु फ्लोरिडा को पार करते ही जब गल्फ स्ट्रीम अपने पूरे स्वभाव पर आती है तो उसकी चौड़ाई काफी अधिक हो जाती है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है 30 से लेकर के 130 मील तक और 150 मील तक इसकी चौड़ाई धारा की पाई जाती है ना। तो आगे जाकर के ये धारा जो है फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसमें कई धाराएं बन जाती हैं जिसको हम गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा कहते हैं ना। तो गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा इसको कहते हैं, जहां पर क्या होता है 40 डिग्री 50 डिग्री के पास इस धारा में से कई धाराएं बन जाती हैं, जिसमें एक धारा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, एक पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, एक पूर्व और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगती है ना। तो देखिए एक धारा जो है उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कहां प्रवेश कर जाती है, एक धारा जो है उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए नॉर्वे की तरफ प्रवेश कर जाती है, नॉर्वे की धारा कहते हैं। ये गर्म धारा है ना। एक धारा जो है आइलैंड के पास तक चली जाती है ना, यहाँ पर आइसलैंड के पास तक। तो आइसलैंड के पास यहाँ पर भी क्या कहते हैं धारा चली जाती है ना। और एक धारा जो है पश्चिमी यूरोप के तटों पर टकरा करके बिस्की की खाड़ी के पास यहाँ तक आ जाती है, अब स्पेन के तट के पास तक आती है और यहाँ से एक धारा जो है भूमध्य सागर होते हुए अंदर प्रवेश कर जाती है। तो देखिए ये सारी की सारी जो है गर्म जल धाराएं हैं और इनका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए इस जल धारा का काफी कुछ प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे क्या है
यूरोप जब शीतकाल होता है तो यूरोप के पश्चिमी भाग जो है वो जम नहीं पाते। आपने सुना होगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, उस जलवायु की उत्पत्ति का प्रधान कारण जो है वो गल्फ स्ट्रीम धारा ही है, क्योंकि ये गर्म धारा है, इस वजह से ये तापमान को बढ़ा देती है। देखिए जो धारा है गल्फ स्ट्रीम, इसका तापमान कितना होता है, लगभग 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। इसमें खारेपन की मात्रा अधिक होती है और लगभग इसमें 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जो है इसमें लवणता की मात्रा पाई जाती है। परंतु जब ये धारा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास बढ़ती है तो उत्तर से आने वाली ठंडी लेब्राडोर धारा का जल इससे मिलने लगता है और यही लेब्राडोर धारा जो है वो इसको थोड़ा प्रभावित करने लगती है ना, इसको प्रभावित करने लगती है और उसके तापमान में हल्की सी कमी है। तो इतनी कमी नहीं आ पाती है, परंतु न्यूफाउंडलैंड तट के पास ये धाराओं का मिलन होता है, जिसकी वजह से गर्म और ठंडी जल धाराओं के मिलने से यहाँ पर घनी मात्रा में कोहरा पड़ता है। तो देखिए मैंने आपको धारा बताई, तो ये कारण है इसका। देखिए और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक और समझिए, इन धाराओं का संबंध जो है वो आपका ग्रहीय पवनों से भी है, क्योंकि ये धाराएं देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं, तो ये व्यापारिक पवनों की दिशा से बढ़ रही हैं और उत्तर में आने पर देखिए ये इन पर पछुआ पवनों का प्रभाव आ जाता है, इसलिए उत्तर पूर्व की ओर मुड़ रही है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ रही है और यहाँ पर उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ रही है। तो इन पर क्या है, यहाँ पर ग्रहीय पवनों का सीधा प्रभाव इन पर देखा जाता है। तो देखिए लेब्राडोर की ठंडी धारा है, ये उत्तरी अटलांटिक के पूर्वी तट के साढ़े नीचे तक उतर आती है और लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उतर आती है। इसी वजह से इस ठंडी धारा के होने की वजह से जो गल्फ स्ट्रीम धारा है इसका संबंध तट से नहीं हो पाता है और फलतः इसका प्रभाव भी जो अमेरिका पर नहीं पड़ पाता है, क्योंकि शीतकाल में अमेरिका जो है इस धारा का ज्यादा लाभ नहीं ले पाता है, क्योंकि ये गर्म जल धारा, क्योंकि ठंडी धारा पूर्वी तट के सारे प्रभावित होती है। लेब्राडोर नामक जो धारा है ये पूर्वी तट के सारे प्रभावित होती है, जो उस गर्म धारा के प्रभाव को कम कर देती है ना। तो इस तरह से ये धाराएं देखिए आगे बढ़ जाती है, परंतु जब ये धारा और आगे पहुंचती है तो वापस लौट के नीचे मुड़ना शुरू हो जाती है। तो देखिए हम उत्तर से आने वाली ठंडी धाराएं मिलने लगती हैं, तो इसकी वजह से इसका तापमान कम होने लगता है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि गल्फ स्ट्रीम धारा जब उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहुंचती है तो उसकी कई शाखाएं हो जाती हैं, एक उत्तर पूर्व में, एक उत्तर की तरफ और एक पूर्व की तरफ बढ़ने लगती है। तो एक धारा आपकी आइसलैंड के पास चली जाती है, एक नॉर्वे के पास चली जाती है और एक पश्चिमी यूरोप के पास चली जाती है। पश्चिमी यूरोप को इसमें शीतकाल में फायदा मिलता है कि वो जमने से बच जाता है, इसके तापमान बढ़ जाता है। पश्चिमी यूरोप की तुल्य जलवायु इसी धारा की वजह से उत्पन्न हुई है। और एक नीचे की ओर मुड़ करके ये क्या होती है, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में एक चक्राकार सागर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सारगेसो सागर कहते हैं। देखिए सारगेसो सागर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये चक्राकार जो एक भाग बन जाता है तो ये भीतर का जल जो है एक प्रकार से कैद हो जाता है और इस जल का संपर्क इस चक्र की धारा के चक्र की वजह से बाहरी सागर से नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए इस सारगेसो सागर का जो जल होता है वो अधिक खारापन मिलता है। यहाँ पर जो खालीपन की मात्रा वो 37 के पास मिलती है और इसका तापमान भी कुछ अधिक मिलता है। देखिए सारगेसो नाम का जो सागर है, इसका नाम सारगेसो इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये यहाँ पर एक प्रकार की घास पाई जाती है, ऐसे तैरने वाले पौधे घास पाई जाती है जो इस सागर में पाई जाती है। जब जलयान इन क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं तो उन्हें बड़ी मात्रा में हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि ये घास जो है उनकी टंकियों में या उनके तलों में चिपक करके परेशानी करती है ना। तो सारगेसो देखिए सारगेसम नामक घास पाई जाती है और सारगेसो जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। देखिए सारगेसो जो सागर है इसकी अवस्थिति 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाई जाती है ना। तो देखिए आगे बढ़ने पर ये धारा बढ़ती है तो पश्चिमी यूरोप के सहारे तक ये पहुंच जाती है और इसके बाद फिर कनारी धारा के रूप में, ठंडी धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह से इसमें इस धारा का चक्र चलता रहता है। इसके बाद देखिए ये उत्तरी विषुवत धारा थी, इसमें उत्तरी अटलांटिक की धाराएं थी। इसमें एक धारा और भी है इरमिंजर की धारा, जो है आपकी आइसलैंड के पास चली जाती है, तो गर्म धारा है। इसी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का जो भाग होता है वही इरमिंजर धारा के रूप में उत्तर में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार उत्तरी अटलांटिक महासागर की ये प्रमुख धाराएं हैं, है ना। जैसे फ्लोरिडा की धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा, प्रति विषुवत की धारा मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। देखिए ऐसे ही दक्षिणी विषुवत की धारा है। दक्षिणी विषुवत की धारा क्या होती है देख लो, ये क्या है। देखिए यहाँ पर एक धारा है जिसे फॉकलैंड की धारा कहते हैं। ये फॉकलैंड की धारा जो है अर्जेंटीना के दक्षिणी तट से प्रवाहित होती हुई आती है, क्योंकि ये ठंडी धारा है ना, इसलिए पूर्व की तरफ प्रभाव करता है इसका, है ना। आगे जाकर के ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा करके जब उत्तर की ओर बढ़ती है तो इसका नाम अफ्रीका के पश्चिमी तट पर इसको क्या कहते हैं, बेंगुला की धारा कहते हैं इसको, है ना। बेंगुला धारा करंट कहते हैं, बेंगुला करंट कहते हैं। ये ठंडी धारा है, परंतु उत्तर बढ़ते बढ़ते इसका तापमान बढ़ने लगता है और तापमान इसका बढ़ने की वजह से ये गर्म धारा में परिवर्तित हो जाती है और ये से टकराते हुए पूर्व से
फिर दक्षिणी पछुआ पवनों के प्रभाव से उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। देखिए इसे बढ़ रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। तो ये एक दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है, क्योंकि दक्षिणी विषुवत रेखा के दक्षिण में ये उत्पन्न होती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर केप साओ रोग ब्राजील के तट पर टाकरे की 2 शाखाएं बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर में चली जाती है जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है, और एक शाखा जो है दक्षिणी की ओर मिल जाती है और मुड़ करके ब्राजील धारा के रूप में जानी जाती है। ब्राजील भी एक गर्म धारा है। तो देखिए केप यहाँ पर साओ रोग है जिससे टकरा करके इसकी उत्पत्ति होती है। आगे जाकर के फिर दक्षिणी धारा से मिलकर क्या होता है, पूर्व में मुड़ जाती है, और इस प्रकार यहाँ पर भी बीच में चक्राकार क्रम बनता है। देखिए उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है, इन दोनों में प्रमुख अंतर ये है कि उत्तर विषुवत रेखीय धारा जो है वो स्थल भावों से काफी टकराती है, इस वजह से इसका तापमान थोड़ा कम होता है। परंतु तो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा एक निर्वात धारा है, इस वजह से इसका तापमान काफी अधिक होता है। उत्तर विषुवत रेखीय धारा की तुलना में इसका ताप काफी अधिक होता है, और ये धारा काफी उत्तर विषुवत रेखीय धारा से प्रबल भी होती है ना। तो ये बेंगुल धारा है, ये इस तरह से इसमें चक्र बन जाता है। देखिए फिर इसके बाद तटीय विषुवत रेखीय धारा, ये क्या होती है, देखिए ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है। ये भी उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पर भी ये पूर्व से पश्चिम तरफ बढ़ रही है। तो इन दोनों धाराओं के द्वारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर काफी मात्रा में जल इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहाँ पर जल की विशाल राशि इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ अफ्रीका के पश्चिम में जल की कमी हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक जल का ढाल बन जाता है, तो उसके संतुलन के लिए एक धारा फिर यहाँ से पश्चिम की ओर बहने लगती है। देखिए फिर लौट रही है, तो इसी को ही कहते हैं हम प्रति विषुवत रेखीय धारा, है ना। ये इस अस्थायी जल की कमी को पूरा करने के लिए वापस लौटना शुरू हो जाती है, इसीलिए कहते हैं इसको प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो देखिए इस प्रकार ये धाराएं हैं यहाँ की, है ना। इसमें ठंडी धाराएं भी है, गर्म जल धाराएं भी है। देखिए इतना बताना यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्लास में ही जरा उपयुक्त माहौल रहेगा इन धाराओं को समझाने के लिए, और बड़ा व्हाइट बोर्ड भी चाहिए जिससे मैं चित्र को काफी बेहतर बना सकूं और इसमें सभी धाराओं को टंकित कर सकूं, मगर ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। तो आप इसको, मेरी जो लेक्चर है इसको समझ सकते हैं, है ना। इससे भी काफी आपको समझ में आ जाएगा, और अच्छे समझने के लिए आप इसको PDF में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।